Well, dear students, myself Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SEET, R.N. Ruia Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, आज 2 अक्टूबर है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है। आज मेरे फादर का भी जन्मदिन है, 2 अक्टूबर। ये लेक्चर उनको समर्पित है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को और मेरे पिताजी को, मेरे फादर को। एक बात और मैं बताऊंगा बच्चों कि महात्मा गांधी हर वर्ग को एक्सेप्टेबल है, स्वीकार्य है। और मेरा ऐसा मानना है कि मैंने जितना थोड़ा बहुत, मैं लिटरेचर का विद्यार्थी नहीं हूं, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है कि हो सकता है कि जिस तरह से हम सुकरात को पढ़ते हैं, अरस्तु को याद करते हैं, गांधी के बारे में भी लोग आज से 200-300 साल के बाद शायद ये याद करेंगे कि किस तरह से एक हाड़ मास के पुतले ने अहिंसा को पालन करते हुए देश को आजादी के लिए प्रेरित किया। तो ये मेरा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मेरा ये लेक्चर समर्पित है। तो वी स्टार्ट आवर लेक्चर टुडे। नाउ बीएससी पार्ट फर्स्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दिस इज द पार्ट 9th। हम पढ़ रहे हैं बच्चों एरिन्स एंड एरोमेटिसिटी, राइट। नाउ यहां पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओरिएंटेशन। हम किस तरह से अभिविन्यास का निर्धारण करेंगे। देखो बच्चों, ऐसा है कि हमने बेंजीन के बारे में पढ़ा, अब हम ये पढ़ रहे हैं अभिविन्यास कि बेंजीन के ऊपर एक ग्रुप X है, तो जो आने वाला ग्रुप है, जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है, वो यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, यानी ऑर्थो, मेटा, पैरा किस स्थिति पर आएगा, राइट। तो आने वाले ग्रुप की पोजीशन को ये जो ऑलरेडी ग्रुप प्रेजेंट है ये इफेक्ट करता है। तो बच्चों देखिए कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन लाइक दिस, वाई समूह जो पहले से बेंजीन रिंग में उपस्थित है, आने वाले प्रतिस्थापी इलेक्ट्रोफाइल की पोजीशन पर क्या प्रभाव पड़ता है, राइट। और उत्पाद का अभिविन्यास, अर्थात ये ऑर्थो पे आएगा, मेटा पे आएगा या पैरा होगा, क्या होगा, इसे हम वाई का डायरेक्टिंग इफेक्ट कहते हैं, राइट। यानी यहां पर जब इस कंपाउंड की किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ अभिक्रिया होगी तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल वो कहां पर जाएगा, ऑर्थो, मेटा, पैरा कहां पर जाएगा, इसको हम कहते हैं वाई ग्रुप का डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस बच्चों, ठीक है। और इस प्रकार वाई के सापेक्ष आने वाले ग्रुप X की पोजीशन को हम निर्धारित करते हैं। तो ये कहलाता है मेथड ऑफ ओरिएंटेशन, राइट। मैं एक इसके लिए आपको एग्जांपल देना चाहूंगा जो अक्सर मैं बच्चों को देता हूं। आप बीएससी एमएससी करने के बाद कहीं जॉब में गए, आपको जॉब की जरूरत है, तो यू बिकम्स लाइक इलेक्ट्रोफाइल, राइट। आप जॉब करने के लिए गए, ये आपका एक ऑफिस है जहां पर आपकी नौकरी लगी है। अब बच्चों जैसे ही आप ऑफिस में गए तो आपने क्या देखा, एक छोटा सा ऑफिस है, बड़ा साफ सुथरा, हर चीज सिस्टमैटिक रखी हुई है, पर्दे पुराने हैं लेकिन अच्छे से लटके हुए हैं, कुर्सियां, टेबल, चेयर, और वहां पर एक आपको सज्जन मिलते हैं भाई जो ऑलरेडी इस ऑफिस के अंदर हैं। वो आपको जाते ही वेलकम करते हैं, आपको बिठाते हैं, आपको ठंडा पानी पिलाते हैं और आपको चाय पिलाते हैं और आपको रहने की व्यवस्था करते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो वाई की प्रवृत्ति, वाई का नेचर जो ऑलरेडी बेंजीन ग्रुप पर है कि जब आप एक्स को जाएगा, या मैंने लिखा यहां पर आने वाला प्रतिस्थापी इलेक्ट्रोफाइल आप की स्थिति क्या होगी, इसको कौन डिसाइड करेगा, वाई यानी एक्स। आप एक्स हैं, इसको डिसाइड करेगा जो बेंजीन रिंग पर पहले से उपस्थित है, राइट।
और अगर मान लो यहां पर नाइट्रो ग्रुप हो, आप ऑफिस में घुसे और घुसते आप देखें गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है, 2-4 जानवर वहां बैठे हुए हैं अंदर ऑफिस के कंपाउंड में। आप अंदर घुसेंगे तो पता लगा चेयर टूटी हुई है, टांग चेयर की, और एक बहुत ज्यादा दाढ़ी बढ़ा हुआ एक आदमी वहां बैठा हुआ है, बड़ी अस्त व्यस्त स्थिति है, और वो आपसे बिल्कुल अमरीश पुरी के स्टाइल में पूछता है कहां से आया है, कौन है। तो आपको क्या लगेगा, मैं नौकरी करने कहां आ गया, यू बिकम इलेक्ट्रोफाइल, राइट। और आपकी पोजीशन ऐसी हो जाएगी मैं नौकरी करूं या नहीं करूं, राइट। तो बच्चों कहने का मतलब यहां पर यह है कि यदि बेंजीन रिंग में जो ग्रुप पहले से उपस्थित है तो आने वाला ग्रुप एक्स उसकी पोजीशन क्या होगी, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि इसकी नेचर कैसी है, और इसके सापेक्ष वाई के सापेक्ष जो इनकमिंग आने वाला एक्स इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां पर जाएगा। इस बात का निर्धारण जो हम करते हैं दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन एनालिसिस और मेथड ऑफ ओरिएंटेशन, राइट। अभिविन्यास निर्धारण की विधि। यहां पर इसके 2 नियम हैं बच्चों। ये नियम हम पढ़ते भी हैं लेकिन इसकी लिमिटेशंस भी हैं। हमने बेयर स्ट्रेन थ्योरी पढ़ी, उसकी लिमिटेशंस हैं। हमने कैलकुलस थ्योरी पढ़ी, केमिस्ट्री में बड़ी दिक्कत है, केमिस्ट्री में कहते हैं ऑक्टेट रूल। और उसके बाद हम क्या बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड BF3 AlCl3, राइट। उसके बाद हम क्या बात करते हैं, ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शंस PCl5 SF6, वो भी स्टेबल है। तो एक बड़ी अजीब सी स्थिति केमिस्ट्री के अंदर है, केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, सब जगह। इसके बाद ये थ्योरी, इसके बाद ये थ्योरी। एनीवे, हमारे सब्जेक्ट को हमें ध्यान से पढ़ना है। यहां पर क्रम ब्राउन एंड गिब्सन्स रूल, मैंने बच्चों यहां पर अंग्रेजी में नहीं लिखा है, दिस इज CRUM BROWN गिब्सन्स रूल, क्रम ब्राउन गिब्सन्स रूल। जगह की कमी है, मेरी कोशिश है कि मैं कम से कम लेक्चर्स में सारा जो टॉपिक है उसको मैं कंपाइल करूं। तो यहां पर इस नियम के अनुसार एक ग्रुप X मेटा डायरेक्टिंग होता है, राइट। यदि इसके हाइड्रोजन एक ग्रुप X कौन सा, ये हो सकता है, ये SO2OH हो सकता है, Cl हो सकता है, NH2 हो सकता है। तो ग्रुप X मेटा डायरेक्टिंग होगा। कब होगा, जब इसके हाइड्रोजन से बने यौगिक, बच्चों NO2 का क्या बनेगा, HNO2, SO2OH का क्या बनेगा, H2SO3। मैंने बच्चों बिल्कुल क्लियर लिखा है, दिस इज HNO2 नाइट्रस अम्ल। यहां पर सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3, मैंने आपको इसमें चूंकि लिखा है कि हाइड्रोजन से बने यौगिक, यहां पर HCl, यहां पर अमोनिया, राइट। लेकिन मैंने इसको बिल्कुल उसी तरह से लिखा है जैसा मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिखा है। तो एक ग्रुप X, इनके हाइड्रोजन से बने यौगिक HX, राइट। यदि यहां पर इसका डायरेक्ट ऑक्सीडेशन होता है, कैसे, HONO2, HOSO2OH, HOCl और HONH2, राइट। यहां पर यदि डायरेक्ट ऑक्सीडेशन होता है तो बच्चों देखो हम क्या देखते हैं, मैं पहले इसको बताता हूं कि HX, राइट। यहां X क्या है बच्चों, ये हाइड्रोजन से बने हुए यौगिक ये, और इन यौगिकों का यदि डायरेक्ट ऑक्सीडेशन होता है इस तरह से, इसको मैंने उल्टा लिख दिया, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, दिस इज HONH2, ठीक है ना। अब ज्यादा आपको समझ में आएगा, HONH2, HOCl डायरेक्ट ऑक्सीडेशन होता है तो वो कैसा होगा, यहां मैं एक लाइन किया जाए
मेटा डायरेक्टिंग होगा। एक लाइन में यहां पर छोड़ दिया लिखने से, ऑक्सीडेशन किया जाए तो वह मेटा डायरेक्टिंग होगा। डायरेक्ट ऑक्सीडेशन होगा, हां होता है, तो यहां पर एक लाइन आपको ऐड करनी है, सीधा ऑक्सीडेशन हो जाए तो वह मेटा डायरेक्टिंग होगा, अन्यथा वह समूह X, ये जो समूह X अगर नहीं होता है तो कैसा होगा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, राइट। यहां बिल्कुल क्लियर है, एक कंपाउंड X, इसका हाइड्रोजन वाला कंपाउंड HNO2, HSO2OH, HCl, HNH2, इसका सीधा ऑक्सीडेशन होता है, यस। इसका सीधा ऑक्सीडेशन, यस। यहां पर इसका सीधा ऑक्सीडेशन नहीं होता और यहां पर इसका भी सीधा ऑक्सीडेशन नहीं होता है, राइट। यहां पर दीज आर द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, दीज आर द एक्सपेक्ट, इसमें यानी यहां पर ये करें, इसका इसमें सीधा ऑक्सीकरण नहीं होता है, इसका इसमें सीधा ऑक्सीकरण नहीं होता है, तो दीज आर द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स, राइट। तो यहां बिल्कुल क्लियर है, सीधा ऑक्सीकरण होता है, मेटा डायरेक्टिंग होगा। SO2OH सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप, इसका हाइड्रोजन युक्त यौगिक HSO2OH का सीधा ऑक्सीकरण यस होता है, इसके अंदर मेटा डायरेक्टिंग है। यह नियम है क्रम-ब्राउन एंड गिब्सन्स रूल, राइट, क्रम-ब्राउन एंड गिब्सन्स रूल। नाउ दिस X ग्रुप Cl, हाइड्रोजन कंपाउंड HCl, सीधा ऑक्सीडेशन नहीं होता है, so this is ortho and para directing, ऑर्थो व पैरा डायरेक्टिंग, राइट। यहां पर NH2, इसका सीधा ऑक्सीडेशन नहीं होता है, दिस इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, राइट। सो इट्स वेरी क्लियर, क्रम-ब्राउन गिब्सन रूल क्या है, ये कंपाउंड X, उसका हाइड्रोजन युक्त कंपाउंड ये वाला, यदि सीधा ऑक्सीडेशन होता है तो मेटा डायरेक्टिंग होगा, और यदि सीधा ऑक्सीडेशन नहीं होता है तो वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा, राइट। तो दिस इज द क्रम-ब्राउन एंड गिब्सन रूल। अब इस सिद्धांत की लिमिटेशंस, पहली बात तो इस नियम में डायरेक्ट ऑक्सीडेशन, तो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन को यहां पर ऑक्सीजन को फिट तो करना नहीं है, हमें रिएक्शन करा के ऑक्सीडेशन करना है, तो व्हाट इट मीन, इसका मतलब क्या है, तो क्रम-ब्राउन गिब्सन के नियम में इस बात का मतलब क्लियर नहीं है, दिस इज अस्पष्ट, इट्स नॉट क्लियर, दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन। डायरेक्ट ऑक्सीडेशन से क्या मतलब है। सेकेंड रूल, मिथाइल ग्रुप का हाइड्रोजन युक्त यौगिक CH4, बिल्कुल ठीक है, CH4 का जब हम डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, CH3OH, बिल्कुल ठीक है। अब जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो इसको होना चाहिए कैसा, मेटा डायरेक्टिंग, लेकिन हमने पढ़ा है कि मैथिल ग्रुप कैसा होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, राइट। अब यहां पर देखो, दिस इज द लिमिटेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि एक ग्रुप है मिथाइल ग्रुप, इसका हाइड्रोजन युक्त यौगिक CH4, उसका सीधा ऑक्सीकरण इसमें होता है, लेकिन यह ग्रुप होना तो मेटा डायरेक्टिंग चाहिए, लेकिन नहीं होता। हमें पता है कि बेंजीन रिंग में जब मिथाइल ग्रुप लगा हुआ होता है तो उसका इफेक्ट कैसा होता है, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। मैंने आपको इससे पहले 7 और 8 लेक्चर में बताया है, और यहां पर ये कैसा होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, तो यहां पर ये नियम गलत साबित होता है। इन द थर्ड पॉइंट, दिस Cn is very strong nucleophile electron attracting group, like a nitro group, इसका हाइड्रोजन कंपाउंड HCN, और इसका हम डायरेक्ट ऑक्सीडेशन HOCN में नहीं कर सकते, इसका परिवर्तन संभव नहीं है। अब जब परिवर्तन इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता तो ये कैसा होना चाहिए, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, लेकिन होता क्या है, ये ग्रुप होता है मेटा डायरेक्टिंग, यानी ऊपर वाले का उल्टा, दूसरे का उल्टा हो गया, राइट। CN ग्रुप कैसा है, CN ग्रुप हाइड्रोजन कंपाउंड कैसा है इसका, HCN, इसका हम डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करते हैं HOCN, ये HOCN में संभव नहीं है, यहां पर नहीं है, राइट। यहां पर इसका सीधा ऑक्सीकरण नहीं होता है। तो बच्चों, जैसा क्रम-ब्राउन गिब्सन ने कहा, जब सीधा ऑक्सीकरण नहीं होता है
तो वो कैसा होना चाहिए? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। लेकिन यहां पर ये CN ग्रुप एक्चुअली क्या होता है? मेटा डायरेक्टिंग, राइट। इन द फोर्थ पॉइंट, फोर्थ लिमिटेशन, कि इस नियम में ये जो ऑर्थो एंड पैरा बनते हैं इनका अनुपात क्या है, कुछ पता नहीं है, राइट। तो दिस इज द क्रम-ब्राउन्स एंड गिब्सन्स रूल कि बच्चों हम यहां पर क्या कर रहे हैं, एक कंपाउंड ये वाला जिस पर वाई सब्स्टिट्यूएंट पहले से उपस्थित है, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे जाएगा, मेटा पे जाएगा या पैरा पे जाएगा, राइट। इसको हम कहते हैं, इस बात को निर्धारण करने की विधि कहलाती है मेथड ऑफ ओरिएंटेशन, राइट। और दिस इज द क्रम-ब्राउन्स एंड गिब्सन्स रूल। नाउ नेक्स्ट इसमें नियम है हेमिक व इलिंगवर्थ का नियम। ये हेमिक, मैंने इसका इंग्लिश का वर्जन देखा है, लेकिन चूंकि जगह की कमी है इसलिए मैंने इंग्लिश में नहीं लिखा है। तो जो बच्चे अंग्रेजी माध्यम के हैं वो इसका इंग्लिश सर्च आउट फ्रॉम नेट पे करके इसकी स्पेलिंग लिख लें, हेमिक इलिंगवर्थ का नियम, राइट। इट्स अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा इसमें आप ध्यान देना है आपको इसके अंदर इस नियम के अनुसार बेंजीन रिंग में पहले से उपस्थित कोई समूह XY, सपोज करिए NO2, यहां पर मैंने बिल्कुल क्लियर किया है इस चीज को, एक एक पॉइंट्स को इसमें बिल्कुल मैंने क्लियर मेंशन किया है। आप 2-3 बार ध्यान से इसे आप देखिए, आपको एक एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। मैंने इसमें ग्रुप्स की पोजीशन लिखी है, मैंने एक एक चीज, इसका एटॉमिक नंबर लिखा है, जहां पर जरूरत है एक एक चीज को मैंने स्पष्ट करने की कोशिश की है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहां पर कोई समूह उपस्थित XY, सपोज करिए यहां पर XY, NO2 हो सकता है, SO2OH हो सकता है, OH हो सकता है, CH3 हो सकता है, राइट। अब यहां X एटम रिंग के कार्बन से बंधित है, X यहां पर कार्बन, ये बेंजीन रिंग के कार्बन से लगा हुआ है, और Y एटम X से, दिस Y इज अटैच विद द X, ये कंडीशन मैंने लिखी है यहां पर X बेंजीन वाले के कार्बन से बंधित है और Y X से अटैच है। जैसे हम बात करते हैं यहां पर इसकी बात करते हैं, दिस इज X and this is Y, or like this. It's again very clear, right? एक ग्रुप XY, यहां पर एक ग्रुप XY, राइट। यहां पर X बेंजीन रिंग से लगा हुआ है और Y X से लगा हुआ है। तो यहां पर की प्रकृति मेटा डायरेक्टिंग होगी यदि कंडीशंस है यहां पर 3 कि पीरियोडिक टेबल में Y का स्थान X से ऊंचे वर्ग में आता हो। बच्चों Y का स्थान यहां हम देखते हैं NO2, नाइट्रोजन 15th ग्रुप है ना, और पुरानी पीरियोडिक टेबल में ये था 7th A ग्रुप है ना। मैंने इसको चेंज कर दिया है क्योंकि नई पीरियोडिक टेबल में जो IUPAC उसमें आया है उसमें नाइट्रोजन आता है 15th ग्रुप के अंदर, राइट, और Y किस में आता है? 16th ग्रुप में। तो बच्चों देखो Y का स्थान X से ऊंचे वर्ग में आता हो, Y का स्थान कहां पर है? 16वें वर्ग में, तो ये कैसा है? मेटा डायरेक्टिंग, राइट। नाउ SO2OH, यहां हम क्या देखते हैं? सल्फर, यहां पर दोबारा हम यहां पर देखते हैं, देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है? सल्फर बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है X, और ऑक्सीजन क्या है? Y। अब हम देखते हैं यहां पर XY दोनों एक वर्ग में होने पर यहां पर हम क्या देखते हैं? सल्फर एंड ऑक्सीजन दोनों कौन से ग्रुप में है? 16th ग्रुप में। आप देखिए दूसरे पीरियड के अंदर ऑक्सीजन और तीसरे पीरियड में सल्फर एक ग्रुप के अंदर है, राइट। तो यदि एक ग्रुप में आते हैं तो Y का परमाणु भार X की अपेक्षा कम होना चाहिए। तो बच्चों Y का यहां पर 16 है
और X का 32 है, इसका मतलब ये भी कैसा होगा, मेटा डायरेक्टर। क्लियर? नाउ इन द थर्ड पॉइंट, XY पर धनावेश होने पर मेटा डायरेक्टिंग, यहां पर XY के ऊपर यदि पॉजिटिव चार्ज होगा तो मेटा डायरेक्टिंग होगा, और यदि XY के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो ये कैसा होगा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो दिस इज द थर्ड कंडीशन। यहां पर ये जो XY ग्रुप है, ये जो X और Y ग्रुप यहां पर लगा हुआ है, इसमें इस XY ग्रुप पर यदि पॉजिटिव चार्ज होगा, राइट, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और इस पर यदि पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा तो ये क्या होगा, ये बेंजीन रिंग आसानी से इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन कर लेगा, तो ये कैसा होगा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, राइट। अब हम यहां पर देखते हैं बच्चों OH, यहां पर ऑक्सीजन, दिस इज द ऑक्सीजन, ये किस ग्रुप में है, सोलवे ग्रुप में, और यहां हाइड्रोजन कौन से ग्रुप में है, फर्स्ट ग्रुप में, तो दिस इज द ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। हियर CH3 कार्बन 16th ग्रुप में है, और यहां पर हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में है, दिस इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। सो दिस इज द हेमिक-इलिंगवर्थ नियम, राइट। अब हम देखते हैं इसकी लिमिटेशंस। तो देखो बेटा, यदि हाइड्रोजन की स्थिति, मैंने क्या लिखा है यहां पर 1, लेकिन हाइड्रोजन कैसा है, एक आवारा तत्व, इसकी हम 17वें वर्ग में भी स्थिति मानते हैं। तो यदि हम यहां पर हाइड्रोजन की पोजीशन को 1 की जगह 17वें ग्रुप में माने, है ना, वॉन्ड्रिंग एलिमेंट, तो क्या होगा, डायरेक्टिंग नेचर यहां पर बदल जाएगी, क्योंकि ये 16 और ये 17, तो यहां पर डायरेक्टिंग नेचर इसका मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा, राइट, जैसा हम कह रहे हैं यहां पर। तो दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन। नाउ इन द सेकंड वन, CHO, अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कैसे, ये हो गया कार्बन, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, दिस इज द CHO। मैं बिल्कुल एक चीज क्लियर करूंगा आपको कि CHO ग्रुप की नेचर मेटा डायरेक्टिंग होगी। वो कब होगी, जब हम X बराबर C, जैसे मैंने आपसे कहा है कि X डायरेक्ट बेंजीन रिंग से लगा हुआ है, तो यहां पर X बराबर C और Y बराबर O माना जाए, राइट। बच्चों इसका ग्रुप कौन सा है, 14th ग्रुप। कार्बन का ग्रुप कौन सा है, 14वां, और ऑक्सीजन का कौन सा है, 16। कार्बन का पहले पीरियोडिक टेबल मानते थे 4th A ग्रुप, राइट, और इसका मानते थे 6th A ग्रुप, है ना। और अब क्या मानते हैं हम, जब ऑक्सीजन का देखते हैं तो ये आता है 14वां वर्ग, किसका, सॉरी 14वां वर्ग कार्बन का, है ना, 14वां वर्ग आता है कार्बन का। देखो बच्चों, KCA 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स, फिर GAGE है ना। यहां पर कार्बन का तो हो गया 14वां और ऑक्सीजन का हो गया 16वां। ये कब होगा, जब हम X बराबर तो ये माने और Y बराबर ये माने, राइट। लेकिन हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि Y इनमें कौन सा होगा, आप समझ रहे, हमने X बराबर तो उसको मान लिया, लेकिन Y बराबर हम ऑक्सीजन को ही माने, ये कैसे पॉसिबल है, ये भी हो सकता है, इट इज ए पॉसिबिलिटी। भाई हाइड्रोजन भी यहां लगा हुआ है, तो यहां पर Y कौन सा होगा ये क्लियर नहीं है, राइट। तो CHO समूह की मेटा डायरेक्टिंग नेचर उसी अवस्था में होगी जब X बराबर C एवं Y बराबर ऑक्सीजन। यदि Y बराबर H, तो बेटा डायरेक्टिंग नेचर यहां पर उल्टी हो जाएगी। आप ध्यान से इसको पढ़ो, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इन द लास्ट पॉइंट, कि इस नियम से NO नाइट्रोसो ग्रुप, बच्चों देखो बेटा, नाइट्रोजन किसमें है, 15वें ग्रुप में, नाइट्रोजन किसमें है, 15वें ग्रुप में, और ऑक्सीजन किसमें है, 16वें ग्रुप में। तो ये क्लियर है कि ये कैसा होना चाहिए, मेटा डायरेक्टिंग। हमने अभी भी पढ़ा है, हेमिक-इलिंगवर्थ का नियम खुद कह रहा है इस बात को, राइट। यहां पर Y का स्थान X से ऊंचे वर्ग में आता हो, इसका किसमें आ रहा है, NO में, दिस इज द ग्रुप, राइट, दिस इज द नाइट्रोसो ग्रुप। तो बच्चों यहां पर क्या है, X इससे अटैच है और Y ये वाला ग्रुप है, तो यहां पर
नाइट्रोसो ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होगा, जबकि यह बिल्कुल क्लियर है यहां से दिस इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होना चाहिए, लेकिन ये होता कैसा है एक्चुअली ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो ये लिमिटेशंस हैं जिन्हें कि हेमिंग इलिंगवर्थ नहीं समझा सके। लेकिन बच्चों इन दोनों ओरिएंटेशन मेथड ऑफ ओरिएंटेशन, ये दोनों नियम जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनको मैंने कोशिश की है बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू।